से बेहतर प्रचार किया था और सोशल मीडिया पे भी इस तरह के कयास थे कि शायद इस बार खाता खुलेगा। और जो एग्जिट पोल थे उसमें भी कई एग्जिट पोल्स में ये कहा गया था कि 1 से 2 सीट तो एटलीस्ट कांग्रेस ले सकती है। लेकिन अभी भी हम जो अभी तक तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस कहीं फाइट में भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, जब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इस चुनाव को बढ़िया से लड़ा था और मैंने जो कांग्रेस के जो मेरे कांग्रेस से जो नजदीकी सूत्र हैं जिनसे मेरी बात हुई तो कांग्रेस का ये था, जो कांग्रेस का फोकस मेन था, जो यहाँ जो अगर कांग्रेस इस चुनाव में भी अगर कांग्रेस दमखम से नहीं लड़ती है और उसके वोट परसेंट में नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली से आउट हो जाएगी। और ये दिल्ली से आउट होना कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस बार जो चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं हमने देखा जो शीला दीक्षित के जो 3 टर्म का विकास के कार्य थे, लोग उसकी तारीफ करते नजर आ रहे थे, लोग उसको शीला दीक्षित को मिस करते नजर आ रहे थे। तो और इस विकास कार्यों की तुलना उससे हो रही थी। तो भले ही इस चुनाव में प्रदर्शन ना हो, सीट ना हो, लेकिन मुझे लगता है जो कांग्रेस का जो मत पेशी है वो होगा और कांग्रेस ने आने वाले जो समय में दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं इसलिए आपको इसका ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो जानकारी, मेरे जो सूत्र बोल रहे हैं, जो कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में जो सीटों का बंटवारा था, ये गठबंधन का था, एक फाइनल स्टेज में था। लेकिन ऐन वक्त में पंजाब से जो कुछ कांग्रेस के नेता, अगर दिल्ली में आप लोग इस तरह से नहीं अगर लड़ेंगे तो हमें उसका नुकसान पंजाब में भी हमारी ये हो जाएगा। उसके बाद से जब इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के संयोजक को होता है तो वो राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते हैं। राहुल गांधी से जब मिलने का समय, तो राहुल गांधी उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। उसके बाद से वो सोनिया गांधी से मिलते हैं और सोनिया गांधी को 15 सीट तक का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी थी जो लड़े, लेकिन चूंकि कांग्रेस पे ये दबाव था, कई लोगों का मानना था, खुद संदीप दीक्षित ये कर देते तो नहीं, अगर कांग्रेस को दिल्ली में तो हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो कुछ न कुछ वोट परसेंट जो है, मुझे जो अभी शुरुआती इसमें लग रहा है, जो वोट का जो है सो कांग्रेस की तरफ सीट हुआ। तो ये वोट वही है जो आम आदमी पार्टी के, चूंकि कांग्रेस के वोटर्स को से ही आम आदमी पार्टी बनी थी, तो ये जो कांग्रेस के जो पुराने वोटर्स थे ये तो उनका कुछ ना कुछ शिफ्ट जो हुआ है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। और कांग्रेस की तरफ वोट शिफ्ट होने का मतलब है जो आम आदमी पार्टी का वोट वहां पे कटा है। तो इसका नुकसान मुझे लग रहा था जो चुनाव में देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस से गठबंधन ना होने या कांग्रेस का गठबंधन ना करना, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अगर इस तरह का अगर हार हम देख रहे हैं, जो कि अभी 7-8 राउंड और 12 क्लियर हो जाएगी, और एक तरह से जिस तरह का जो अभी रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 40 से 41 सीट बीजेपी और 28 से 29 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी रहेगी। हाँ, देखिए, इसमें जब हम कहते हैं ना कि कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो ऐसा होता, कांग्रेस अगर गठबंधन कर लेती तो शायद कुछ बेहतर स्थिति होती या नहीं होती। हम देखें कि अगर इससे 2 चुनाव इलेक्शन पहले जाएं, 2015 में देखें तो भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं था, तब भी आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। तो अगर इस बार गठबंधन कर लेते तो कुछ बेहतर होता, ये मतलब मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था। हाँ, लेकिन ये है कि कांग्रेस का आपने बढ़ा लिया वोट परसेंटेज, सीटों में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कोई मतलब वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ जाना मुझे लगता है कोई बहुत फायदेमंद बात नहीं है। अभी भी कांग्रेस को ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि हम कहां लैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1-2 सीट आती तो हम कह सकते थे कि हाँ कांग्रेस ने अगर अकेले, लेकिन अगर खाता भी नहीं खुल रहा है और आप सिर्फ ये खुश हो कि हम तीसरे नंबर पे हैं लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति नहीं है। कई बार क्या होता है, कई बार सियासत में जो तो सो लंबे, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करते हैं तो जो क्या होना था। और आपने स्थिति जब कांग्रेस का जो टिकट बंटवारे को आप देखें, या कांग्रेस के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में कब आते हैं, खड़गे साहब कब चुनाव प्रचार में आते हैं, तो उस तरह का आप देखें तो ये लास्ट मोमेंट में ये किया गया था, क्योंकि उपापों की स्थिति में थी। जो अगर कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ता है और कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ती है तो उसको आम आदमी पार्टी को खामियाजा होगा। लेकिन लास्ट में इसको जोखिम को कांग्रेस पार्टी ने मोल लिया, और मोल लेने के बाद आया तो उसका हम जो देख रहे हैं, हम परिणाम देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमजोर, अपना भविष्य यहाँ दिल्ली में दिख रहा है। जहाँ तक बात आपने उससे पहले चर्चा की थी जो दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, तो इस पे देखिए मंथन इस पे बीजेपी में, अब इस पे नहीं होगा जो हम कितने सीट जीत रहे हैं या हम चुनाव जीत रहे हैं। अब लगभग जो अभी तक के जो रुझान है वो, हालांकि 12 बजे के बाद ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी
और शाम में 3 से 4 बजे तक सीटों का एक फिक्स आ पाएगा। लेकिन बीजेपी में अब मुझे जो लग रहा है, जो बीजेपी जिस तरह से काम करती है, बीजेपी जिस तरह का प्लानिंग करती है, बीजेपी एक कदम अभी जितनी भी पार्टियां हैं आप देश में देखिए उससे एक पायदान वो एक पायदान आगे का सोचती है। तो बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, किस पे ये दौर खेला जा सकता है, इसके सियासी मायने क्या होगा, क्योंकि दिल्ली बीजेपी जो का भी कोई प्लानिंग होता है उनका परसेप्शन का होता है और एक मैसेजिंग। बीजेपी का यहाँ का दिल्ली का सीएम वही होगा जो बीजेपी के लिए जो सियासी समीकरण में, जैसे बिहार में चुनाव होने हैं और जैसे बीजेपी लगातार ओबीसी एससी की बात करती है। आप देखिए जैसे आप जो अभी विधानसभा चुनाव प्रचार, मोदी जहाँ की रैली हुई, अमित शाह जहाँ रैली कर रहे थे, जेपी नड्डा जहाँ रैली कर रहे थे, तो वहाँ लगातार ये आरोप आम आदमी पार्टी पे वो लोग लगा रहे थे जो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला। इसमें उन्होंने कभी भी ओबीसी एससी एसटी समुदाय के लोगों को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो मुझे जो लगता है इस बार जो कोई भी चेहरा बनेगा तो या तो ओबीसी से होगा या एससी एसटी समुदाय से होगा। ओबीसी से अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले रमेश विदुरी और आपको नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा है। तो प्रवेश वर्मा अगर नई दिल्ली से जीत जाते हैं तो एक बड़ी बात होगी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को हराया, उसके बाद से संदीप दीक्षित को हराया, जो संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो यहाँ पे पूर्व सीएम थी। तो एक मैसेजिंग होगा। रमेश विदुरी दूसरे हैं, उसे कंटेंडर हो सकते हैं। रमेश विदुरी जो अगर जीतते हैं वो तो जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उसको आतिशी को हरा के वो जीतते हैं। उसके बाद से वो रमेश विदुरी से लोकसभा के सांसद थे, उनसे सांसद ही उनसे ली जाती है, उनको टिकट नहीं दिया जाता दिल्ली में जैसे देखते हैं। उसके बाद फिर उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है। तो एक कैंडिडेट, लेकिन मुझे जो लगता है उसके बाद से आप देखिए मनो गोपाल राय, देखिए गोपाल राय क्या बोल रहे हैं। पहले गोपाल राय को सुनते हैं। गोपाल राय अपनी सीट से अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। उसके बाद से ये देखिए जो आपको मनोज तिवारी एक सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अब पिछला चुनाव मनोज तिवारी के नाम पे लड़ा गया था। दिल्ली में 40% जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, तो पूर्वांचल का और दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल के वोटर के साथ साथ ये वो वोटर हैं जो ये स्विंग वोटर हैं, ये जो 18% जो वोटर हैं ये तय करते हैं जो दिल्ली की सियासत जो है, जो सत्ता किसके हाथ में होगा। तो मनोज तिवारी उस लिहाज से एक पूर्वांचली नेता होने के कारण वो फिट होते हैं, तो ये भी एक रेस में हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो इसमें लग रहा है, इसमें सबसे जो मेरा जो गट फीलिंग कर रहा है वो जितेंद्र महाजन है। रोहतास नगर सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी का की जो हवा थी, बयार थी, आंधी का आप बोल सकते हैं, उसमें जिसमें 8 सीटें मिली थी उसमें वो जीतने में कामयाब रहे थे। और ये जितेंद्र महाजन जो है, जो जितेंद्र महाजन जैसे बताया जाता है उनके बाद अमित शाह के करीबी हैं, जेपी नड्डा के करीबी हैं, धर्मेंद्र प्रधान के करीबी हैं, और सबसे बड़ी बात है जो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और दिल्ली में जो संघ के तहत और जो समाज सेवा के जो कार्य होते हैं, जैसे सिलाई मशीन का देना और इस तरह का काम करना, तो लगातार करते रहते। तो मुझे लगता है जो बीजेपी का जिस तरह का जो बीजेपी जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जो जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं उनको वो अपना सीएम बनाते हैं। उसके बाद से ऐसे भी जैसे हमने देखा उत्तराखंड में देखा, जो मुख्यमंत्री धामी जो हैं सो उनके अगुवाई में चुनाव वो लड़ा गया था और धामी हार गए, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इन चीज़ों को अगर हम गौर करें, चेहरा भी हैं और इस उसको उनके चेहरे को आगे करके तो बीजेपी एक साथ कई निशाना साध सकती है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। पिछले अगर और राज्यों के विधानसभा चुनाव हम देखें, राजस्थान का देखें, मध्य प्रदेश का देखें, तो ज्यादातर राज्यों में ये तस्वीर देखने को मिली थी कि चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। मतलब जिन लोगों को रेस में माना जा रहा था, जिन चेहरों को रेस में माना जा रहा था सीएम की, उससे अलग हटके बीजेपी ने फैसला किया। तो ये चौंकाने वाली रणनीति अक्सर दिखाई दी है बीजेपी की। तो दिल्ली में भी मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे सकती है कि जो ऐसा नाम जो कोई नहीं सोच रहा हो, वो चौंकाने वाला नाम सीएम की रेस में अचानक से सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिहार के विधानसभा जो कि इस साल के अक्टूबर या नवंबर तक होंगे, बिहार को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा चेहरा जरूर सीएम बनने की रेस में आगे आ सकता है जो बिहार बैकग्राउंड से हो। और चूंकि बिहार के मतदाता, बिहार बैकग्राउंड वाले मतदाता बहुत बड़ी अच्छी खासी संख्या में हैं, तो अगर ऐसा चेहरा आएगा तो दिल्ली में निश्चित रूप से दिल्ली को भी फायदा होगा और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी फायदा लेने की रणनीति बनाने की सोच सकती है। तो
तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि सीएम की रेस में देखिए, बिहार बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति जरूर आगे आ सकता है। देखिए, अगर बिहार बैकग्राउंड की अगर बात करें और पूर्वांचल की बात करें तो एक चेहरा जो मुझे जो अभी फिलहाल दिख रहा है वो मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी ही सबसे बड़ा चेहरा है मनोज इस तिवारी रेस सबसे बड़ा है, लेकिन मनोज तिवारी का जो बीजेपी को, मनोज तिवारी को अगर सीएम बनाती है तो उससे ज्यादा बीजेपी को फायदा, जो मुझे, जो मेरा मतलब निजी ये मतलब ये है, जो SC ST OBC चेहरा को बीजेपी यहाँ पे मौका देगी, क्योंकि बीजेपी पे जिस तरह से संविधान और आरक्षण को खत्म करने और इस सब की बात, जिस तरह से बीजेपी पे विपक्ष जो है खास करके कांग्रेस हमलावर है, तो उसको काउंटर करने के लिए देखिए आप तो इस तरह की बात करते हैं, हम OBC और ये तो चेहरा को हमने आगे किया है। तो मुझे लगता है जो मनोज तिवारी इस मामले में पिछड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे इन तीनों जो चेहरे की हमने बात किया तो उन चीजों जितेंद्र महाजन है हो सकते हैं, या फिर बीजेपी और कर सकते हैं, थिंक टैंक वो कर सकती है, जो संघ का भी करीबी हो, जिसपे संघ की भी मुहर हो, जो कि बीजेपी का आला कमान। सही बात कही। मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। पिछले अगर जब हम बात करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव जो अलग अलग राज्यों में हुए, उसमें अचानक से चौंकाने वाले चेहरे सामने आए, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर सब जगह ये था कि आरएसएस और के जो बैकग्राउंड वाले जो नेता थे, जिनका बैकग्राउंड बहुत लंबे समय से आरएसएस से जुड़ा रहा, परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा, जो लंबे समय से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, भाजयुमो के कार्यकर्ता रहे, उन लोगों को प्रेफरेंस दी गई। तो ये अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो जितेंद्र महाजन उस समीकरण में भी फिट बैठते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत होऊंगा कि यहाँ पलड़ा थोड़ा सा उनका भारी हो सकता है, लेकिन स्थिति यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर वही आता है कि बीजेपी ने हमेशा ऐसा कैंडिडेट सीएम बनाया है, अगर पिछले 3-4 विधानसभा अलग अलग राज्यों के देखें, जिसको चौंकाने वाला है। हम राजस्थान में हम देख सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ में ऐसा नाम अचानक से सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो यहाँ पे एक स्थिति दिखाई दे सकती है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि चौंकाने वाला हो। निश्चित रूप से देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन के डाटा से अगर ये देखें तो 43 सीट पे बीजेपी, मतलब बीजेपी जो है जो गैप है उसको लगातार बीजेपी जा रही है। आम आदमी पार्टी अभी जो 27 सीट पे है, बीजेपी 43 सीट पे है, दोनों के गैप में 16 सीटों का अंतर अब हो चुका है। तो अब लगभग ये साफ है जो बीजेपी यहाँ सरकार बनाने जा रही है, पटपर गिन से अबद हो जाए तो वो पीछे चल रहे हैं बिल्कुल। और कई जगह हम देखें, जैसे कोंडली से आम आदमी पार्टी आगे है, पटपड़गंज से बीजेपी आगे है, और रोहिणी से आम आदमी पार्टी आगे है, शालीमार बाग से बीजेपी आगे है, शकूर बस्ती से बीजेपी आगे है। तो आंकड़े लगातार हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात होगी, और दिल्ली में लंबे समय बाद बीजेपी वापसी करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार लगातार 3 टर्म रही। अगर आम आदमी पार्टी का 2 साल वाला कार्यकाल देख लें तो लगातार 3 टर्म वो जीते। अब बीजेपी आई है तो ये भी लोगों के दिमाग में सवाल हो सकता है कि यार लगातार 3 बार बीजेपी, क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन सियासत में इस तरह से बड़ा कहना मुश्किल होता है। देखिए, जब हम रुझानों की बात करें तो देखिए, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक आगे चल रहे हैं। मैं आपसे एक ये जानना चाहूंगा, जब हम चर्चा करते हैं बीजेपी के जीत के क्या कारण थे, तो आप किन किन कारणों को आप उसको देखते हैं? आप लक्ष्मीनगर से जो आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी आगे हैं, देखिए किरारी से आम आदमी पार्टी के अनिल झा आगे चल रहे हैं। देखिए, अगर हम जीत की वजहों का अगर विश्लेषण करना शुरू करें तो एक बड़ी वजह ये दिखाई जाती है कि आम आदमी पार्टी अभी तक जो फ्रीबीज वाली स्कीमें थी, कहा जाता है कि उसका बहुत उन्हें लाभ मिलता था। हम देखते हैं कि सभी ने फ्रीबीज वाली जो घोषणाएं थी आम आदमी पार्टी ने जो की, उसी के साथ साथ बीजेपी ने भी उसी तरह